बाहर आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। बिजली इस तरह कड़क रही थी मानो आसमान चीख रहा हो। लखनऊ शहर की सड़कें पानी से लबालब भर चुकी थी। रात के करीब 11 बज रहे थे और मूसलाधार बारिश ने रफ्तार पकड़ ली थी। इस कड़कड़ाती ठंड और तूफानी बारिश में जहां लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, वहीं अलीगंज की एक सुनसान सड़क पर एक लड़का बदहवास भागा जा रहा था। उसका नाम राजू था। राजू के बदन पर एक फटी हुई और पुरानी शर्ट थी जो पूरी तरह भीग चुकी थी। पैरों में चप्पल टूटने की वजह से वह नंगे पैर ही भागा जा रहा था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि राजू को अपनी भीगती हुई देह की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी फटी हुई कमीज के अंदर किसी बेहद कीमती चीज को छुपा रखा था। उसने दोनों हाथों से अपनी छाती को कसकर जकड़ा हुआ था ताकि बाहर का पानी अंदर न जा सके। दरअसल उस कमीज के भीतर देश की सबसे कठिन परीक्षा यानी यूपीएससी के मुख्य पाठ्यक्रम की एक मोटी सी किताब थी। राजू के लिए वह सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि उसके बूढ़े माता पिता के आंसू, उसके गांव की गुर्बत और उसके सुनहरे भविष्य की एकमात्र चाबी थी। वह खुद भले ही निमोनिया से मर जाता, पर उस किताब पर पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ने देना चाहता था। तभी दूर से दो तेज हेडलाइट्स की रोशनी उस अंधेरी सड़क को चीरती हुई नजर आई। एक आलीशान करोड़ों की ब्लैक मर्सिडीज कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस कार की पिछली सीट पर बैठी थी सोनम सिंघानिया। सोनम सिंघानिया शहर की सबसे बड़ी बिजनेस टाइकून सिंघानिया इंडस्ट्रीज की मालकिन थी। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक गहरा सन्नाटा भी था। 3 साल पहले एक सड़क हादसे में उनके पति का निधन हो गया था और तब से सोनम के जीवन में सिर्फ अकेलापन और डिप्रेशन था। उन्होंने दुनिया से नाता तोड़ लिया था। करोड़ों का बिजनेस घाटे में जा रहा था और वे खुद अपनी जिंदगी को एक बोझ मान चुकी थी। अचानक सोनम की नज़र सड़क के किनारे भागते हुए राजू पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक लड़का बिना छतरी के ठंड से कांपता हुआ अपनी छाती से कुछ चिपकाए भागा जा रहा है। सोनम के दिल में न जाने क्या आया। उन्होंने तुरंत अपने ड्राइवर से कहा, रमेश गाड़ी रोको। गाड़ी राजू के ठीक बगल में आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ। सोनम ने बाहर झांकते हुए तेज आवाज में कहा, अरे ओ लड़के, रुक जाओ। इतनी तेज बारिश में कहाँ जाओगे? अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारी मंजिल पर तुम्हें छोड़ दूंगी। राजू झिझका। उसने अपनी जिंदगी में इतनी महंगी कार कभी पास भी नहीं देखी थी। उसने सहमते हुए कहा, नहीं मैम, कोई बात नहीं। मेरा कमरा बस 2 किलोमीटर दूर है, मैं चला जाऊंगा। आपकी गाड़ी की सीटें गंदी हो जाएंगी। सोनम को उसकी इस सादगी और ईमानदारी पर अचंभा हुआ। उन्होंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, सीटों की चिंता मत करो, अंदर बैठो, वरना बीमार हो जाओगे। राजू भारी मन और संकोच के साथ कार के अंदर बैठ गया। कार के अंदर की हीटिंग से उसके कांपते शरीर को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसने अपनी कमीज के अंदर हाथ डालकर उस किताब को बड़ी सावधानी से निकाला और अपनी गोद में रख लिया। किताब बिल्कुल सूखी थी। यह देखकर राजू के चेहरे पर एक ऐसी सुकून भरी मुस्कान आई जिसने सोनम का ध्यान खींच लिया। सोनम ने उत्सुकता से पूछा, क्या छुपा रखा था तुमने अपनी शर्ट में, जिसके लिए खुद पूरे भीग गए? राजू ने धीरे से कहा, मैम, यह यूपीएससी की किताब है। बहुत मुश्किल से पैसा जोड़कर खरीदी है। अगर यह भीग जाती तो मेरे पास दूसरी किताब खरीदने के पैसे नहीं थे। यह सुनते ही सोनम के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई।
जहां आज की पीढ़ी सुख सुविधाओं के पीछे भागती है, वहीं यह लड़का एक किताब को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा था। सोनम ने राजू की आंखों में वो चमक देखी जो उन्होंने सालों से किसी में नहीं देखी थी, सच्ची लगन की चमक। कार धीरे धीरे शहर के सबसे महंगे इलाके में स्थित सिंघानिया मेंशन के मुख्य गेट के अंदर दाखिल हुई। जब गाड़ी रुकी तो राजू ने बाहर देखा, एक विशाल सफ़ेद संगमरमर का बंगला जिसके सामने एक बड़ा सा बगीचा था और चारों तरफ सुरक्षा कर्मी तैनात थे। राजू ने घबराकर कहा, मैम, यह तो आपका घर है, मुझे मेरे कमरे पर जाना है। सोनम ने बात काटते हुए कहा, रात के 12 बज रहे हैं और बाहर तूफान आ चुका है। इस मौसम में तुम्हारा 2 किलोमीटर पैदल जाना नामुमकिन है। आज की रात तुम यही मेहमान बनकर रुक जाओ, सुबह चले जाना। राजू के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। वह भारी कदमों से सोनम के पीछे पीछे बंगले के अंदर आया। नौकरों ने तुरंत राजू को सूखे कपड़े और एक तौलिया दिया। जब राजू कपड़े बदलकर आया तो सोनम ने उसके लिए गर्मा गर्म खाना लगवाया। खाने की मेज पर दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। सोनम ने कहा, अपने बारे में कुछ बताओ राजू, कहाँ से हो तुम? राजू ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैम, मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत छोटे से गांव से हूँ। मेरे पिताजी वहाँ एक छोटे से किसान हैं। घर की माली हालत इतनी खराब है कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है। जब मैंने शहर आकर पढ़ने की इच्छा जताई तो पिताजी ने अपनी बची कुची जमीन भी गिरवी रख दी। मैं यहाँ एक छोटे से सीलन भरे कमरे में रहता हूँ। दिन भर खुद लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ और रात को छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ ताकि अपने कमरे का किराया और खाने का खर्च निकाल सकूँ। राजू की कहानी सुनकर सोनम की आंखों में नमी आ गई। उन्हें लगा कि वह जिस डिप्रेशन और अकेलेपन का रोना रो रही हैं, वह इस लड़के के संघर्ष के सामने कुछ भी नहीं है। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सोनम की आंखें खुली। जब वह चाय पीने के लिए बालकनी में आई तो उन्होंने देखा कि सुबह के ठीक 5 बजे राजू बगीचे की एक बेंच पर बैठा हुआ पूरी एकाग्रता के साथ अपनी उस किताब को पढ़ रहा था। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन राजू का ध्यान अपनी पढ़ाई से टस से मस नहीं हो रहा था। सोनम नीचे आई और राजू के पास जाकर बोली, राजू, तुम इतनी सुबह उठकर पढ़ रहे हो? राजू उठकर खड़ा हुआ और बोला, जी मैम, सुबह का पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है और वैसे भी मेरे पास वक्त बहुत कम है और सिलेबस बहुत बड़ा है। सोनम ने कुछ देर सोचा। उनके मन में एक विचार आया। इस विशाल बंगले में वह अकेली रहती थी, जहां सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं था, और दूसरी तरफ यह होनहार लड़का था जिसे संसाधनों की कमी थी। सोनम ने कहा, राजू, मेरे पास एक प्रस्ताव है। तुम अपना वो छोटा सा कमरा छोड़ दो और यहीं इस बंगले में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करो। राजू चौंक गया। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं मैम, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं चुका सकता। मैं किसी का मुफ्त का टुकड़ा नहीं खा सकता। मेरी खुददारी मुझे इसकी इजाज़त नहीं देती। सोनम मुस्कुराए। उन्हें राजू की यही बात सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। उन्होंने कहा, मैंने यह कब कहा कि यह मुफ्त है? इस बंगले में मेरे जो नौकर रहते हैं उनके 3 बच्चे हैं। तुम रोज़ शाम को सिर्फ 1 घंटा उन्हें ट्यूशन पढ़ा देना। यही तुम्हारे इस घर में रहने और खाने की फीस होगी। मंजूर है ना? राजू सोच में पड़ गया। तभी सोनम उसे बंगले के पहले फ्लोर पर ले गई और एक बड़ा सा दरवाज़ा खोला। अंदर कदम रखते ही राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह एक विशाल
पर्सनल लाइब्रेरी थी जिसमें हजारों की संख्या में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और साहित्य की नायाब किताबें मौजूद थी। सोनम के स्वर्गीय पति को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उन किताबों को देखकर राजू की आंखों में वो भूख तैर गई जो सिर्फ एक सच्चे विद्यार्थी की आंखों में हो सकती है। उसने भावुक होकर कहा, मैम, आपने मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना दिखा दिया। मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ। राजू सिंघानिया मेंशन के एक हिस्से में शिफ्ट हो गया। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे खाने पीने या रहने की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए वह 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में डूब गया। वह रोज शाम को नौकरों के बच्चों को बड़ी शिद्दत से पढ़ाता, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सोनम के कुछ मतलबी रिश्तेदारों को यह बात पता चली। सोनम के स्वर्गीय पति का छोटा भाई विक्रम सिंघानिया, जो हमेशा से सोनम की जायदाद हड़पने की फिराक में था, एक दिन अचानक कई गुंडों और वकीलों को लेकर बंगले पर आ धमका। उस वक्त सोनम अपने कमरे में थी। विक्रम ने लॉबी में आकर चिल्लाना शुरू किया, सोनम, बाहर आओ। मुझे पता चला है कि तुमने सड़क से उठाकर किसी आवारा लड़के को अपने घर में रख लिया है। तुम पागल हो चुकी हो क्या? भैया के जाने के बाद तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तुम यह करोड़ों का बिजनेस नहीं संभाल सकती। इन पेपर्स पर साइन करो और यह पूरी कंपनी मेरे हवाले करो, वरना मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा कि तुम मानसिक रूप से बीमार हो। सोनम नीचे आई। वह अंदर से बहुत डर गई। उनका डिप्रेशन फिर से उन पर हावी होने लगा। वह कांपने लगी और उनके पास विक्रम की इन धमकियों का कोई जवाब नहीं था। तभी वहां राजू आ गया। राजू ने शांत लेकिन बेहद कड़क आवाज में कहा, विक्रम जी, अपनी आवाज नीचे कीजिए। यह घर सोनम मैम का है और आप यहाँ बिना इजाजत के नहीं आ सकते। विक्रम जोर से हंसा। ओह, तो तू ही है वो सड़क छाप लड़का? तू मुझे सिखाएगा? चल निकल यहाँ से, वरना पुलिस बुलाकर जेल में डलवा दूंगा। राजू ने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली जो सोनम ने उसे कुछ दिन पहले गिफ्ट की थी। राजू ने कहा, विक्रम जी, आप जिस कोर्ट और पुलिस की धमकी दे रहे हैं ना, जरा कानून की किताब भी पढ़ लेते। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 448 के तहत किसी के घर में जबरन घुसना एक दंडनीय अपराध है। और रही बात कंपनी की, तो कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक जब तक मैनेजिंग डायरेक्टर खुद इस्तीफा न दे दें या बोर्ड के 75% शेयर होल्डर्स उनके खिलाफ वोट न करे, आप उन्हें पद से नहीं हटा सकते। और जहां तक मुझे पता है, कंपनी के 51% शेयर्स अकेले सोनम मैम के पास हैं। इसलिए चुपचाप अपने इन जाली वकीलों को लेकर यहाँ से चले जाइए, वरना पुलिस आपको ले जाएगी। राजू की यह कानूनी और सटीक बात सुनकर विक्रम के होश उड़ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सा दिखने वाला लड़का उसे इस तरह कानूनी दांवपेच में हरा देगा। विक्रम गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने राजू को देख लेने की धमकी दी। इस घटना के बाद सोनम पूरी तरह टूट चुकी थी। वह अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। राजू उनके पास एक कप ग्रीन टी लेकर आया। सोनम ने रोते हुए कहा, राजू, विक्रम सही कह रहा है, मैं यह बिजनेस नहीं संभाल सकती। मेरे पति के जाने के बाद मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। कंपनी लगातार घाटे में जा रही है। हमारे नए प्रोडक्ट्स मार्केट में फेल हो रहे हैं। मैं हार चुकी हूँ। राजू ने सोनम के सामने बैठकर कहा, मैम, आप हारी नहीं हैं, बस आपने लड़ना छोड़ दिया है। आप डिप्रेशन में इसलिए हैं क्योंकि आपने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है।
आपके पति ने इस साम्राज्य को खड़ा करने के लिए अपनी जान लगाई थी। क्या आप उनके सपने को ऐसे ही बिखरने देंगी? सोनम ने राजू की तरफ देखा। राजू ने आगे कहा, मैम, मैं यूपीएससी के लिए बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ। मैंने आपकी कंपनी की बैलेंस शीट और मार्केट रिपोर्ट्स देखी हैं। आपकी कंपनी का घाटा इसलिए नहीं है कि आपके प्रोडक्ट्स खराब हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पुरानी हो चुकी है। आज का ज़माना डिजिटल है। राजू ने अपनी डायरी खोली और सोनम को एक पूरा बिजनेस प्लान दिखाया। उसने समझाया कि कैसे कंपनी अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को छोड़कर ई कॉमर्स और डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C मॉडल पर ला सकती है। राजू के इस क्रांतिकारी सुझाव ने सोनम के अंदर एक नई ऊर्जा फूंक दी। अगले ही दिन सालों बाद सोनम सिंघानिया ने अपनी कंपनी के ऑफिस में कदम रखा। उनकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। उन्होंने राजू के बताए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। राजू सुबह और रात को पढ़ाई करता और दोपहर में 1-2 घंटे सोनम के साथ बैठकर बिजनेस की रणनीतियों पर चर्चा करता। नतीजा यह हुआ कि सिर्फ 6 महीने के भीतर सिंघानिया इंडस्ट्रीज ने न सिर्फ अपना सारा घाटा पूरा कर लिया, बल्कि उनका प्रॉफिट 200% बढ़ गया। शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर आसमान छूने लगे। सोनम का डिप्रेशन गायब हो चुका था। अब वे दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े संबल बन चुके थे। दोनों के बीच एक ऐसा गहरा और पवित्र रिश्ता बन गया था जिसमें सम्मान, विश्वास और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की चाह थी। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था। राजू के दिन रात की मेहनत रंग ला रही थी। आखिरकार यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख आ गई। परीक्षा के दिन सुबह सुबह सोनम ने खुद राजू को दही चीनी खिलाई। वह खुद कार ड्राइव करके राजू को परीक्षा केंद्र तक छोड़ने गई। जब राजू कार से उतर रहा था तो सोनम ने उसका हाथ थामकर कहा, राजू, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। आज तुम्हारी परीक्षा नहीं, मेरी भी परीक्षा है। जाओ और दुनिया को दिखा दो कि मेहनत की ताकत क्या होती है। राजू ने मुस्कुराकर कहा, मैम, आपका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। राजू ने प्रारंभिक परीक्षा दी और जब परिणाम आया तो उसने पूरे राज्य में टॉप किया था। सिंघानिया मेंशन में खुशियों का माहौल था, लेकिन यह खुशियां ज़्यादा दिन नहीं टिकी, क्योंकि विक्रम सिंघानिया अपनी हार भूला नहीं था। वह राजू को बर्बाद करने का एक और खौफनाक प्लान बना रहा था। अब राजू को मुख्य परीक्षा मतलब मेंस देनी थी। परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले जब राजू देर रात लाइब्रेरी से पढ़कर अपने कमरे की तरफ आ रहा था, तभी एक सुनसान कोने में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी तरफ रुख किया। यह कोई हादसा नहीं, बल्कि विक्रम का भेजा हुआ कातिल था। राजू को संभलने का मौका नहीं मिला। ट्रक ने राजू को साइड से टक्कर मार दी। राजू दूर जाकर गिरा और उसका दाहिना हाथ, जिससे वह परीक्षा लिखने वाला था, बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया। उसके सिर से भी खून बह रहा था। ट्रक चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। जब सोनम को यह खबर मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत राजू को शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद बाहर आकर कहा, मैम, जान तो बच गई, लेकिन इनके सीधे हाथ की हड्डी 3 जगह से टूट चुकी है। इस हाथ पर प्लास्टर रहेगा और यह अगले 2 महीने तक इस हाथ से एक पेन भी नहीं उठा पाएंगे। यह सुनकर सोनम की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 2 दिन बाद यूपीएससी मेंस की परीक्षा थी, जिसके लिए राजू ने अपनी जिंदगी के कई साल कुर्बान किए थे। जब राजू को होश आया तो उसने अपने हाथ पर प्लास्टर देखा। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने रोते हुए कहा, मैम, सब खत्म हो गया। मेरी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगा।
सोनम ने राजू के आंसू पोंछे और बहुत ही मजबूत आवाज में कहा, नहीं राजू, कुछ खत्म नहीं हुआ है। तुम हार मान सकते हो लेकिन मैं नहीं। क्या तुम्हें यूपीएससी के नियमों का पता नहीं है? जो उम्मीदवार शारीरिक रूप से लिखने में असमर्थ होते हैं उन्हें सरकार की तरफ से एक स्क्राइब यानी लिखने वाला मददगार मिलता है। सोनम ने तुरंत अपने वकीलों और यूपीएससी बोर्ड के अधिकारियों से संपर्क किया। राजू के मेडिकल सर्टिफिकेट जमा किए गए। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले यूपीएससी बोर्ड ने राजू के लिए एक स्क्राइब की अनुमति दे दी। राजू परीक्षा हॉल में बैठता, वह मुंह से बोलता और स्क्राइब उसके उत्तरों को पेपर पर लिखता जाता। राजू ने अपने टूटे हाथ के दर्द को भुलाकर अपने दिमाग की पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने मुख्य परीक्षा के सभी पेपर्स को शानदार तरीके से पूरा किया। उसकी याददाश्त और उत्तर देने की शैली इतनी सटीक थी कि लिखने वाला सहायक भी दंग रह गया। मुख्य परीक्षा खत्म हो गई। मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार का दौर भी आया। राजू अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसका इंटरव्यू दिल्ली के धौलपुर हाउस में हुआ। इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों ने जब राजू के संघर्ष, उसकी ईमानदारी और विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने के जज्बे को देखा तो वे सब खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। अब इंतजार था अंतिम परिणाम का। वह शाम बेहद तनावपूर्ण थी। राजू, सोनम और बंगले के सभी कर्मचारी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हुए थे। यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड की। सोनम के कांपते हाथों ने पीडीएफ फाइल खोली। उन्होंने सर्च बार में टाइप किया RAJU राजू। स्क्रीन पर एक नाम चमक उठा, राजू, ऑल इंडिया रैंक 12, पूरे भारत में 12वां स्थान। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक पूरा बंगला खुशियों की चीखों से गूंज उठा। राजू की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने तुरंत झुककर सोनम के पैर छुए। सोनम ने उसे गले से लगा लिया। यह जीत सिर्फ राजू की नहीं थी, यह जीत उस विश्वास की थी जो एक बारिश की रात को शुरू हुआ था। राजू की इस ऐतिहासिक सफलता की खबर उसके गांव तक पहुंची। अगले ही दिन राजू के बूढ़े माता पिता, जो फटे हुए और साधारण कपड़ों में थे, गांव से शहर पहुंचे। जब वे सिंघानिया मेंशन के आलीशान गेट पर पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने में संकोच हो रहा था, लेकिन सोनम खुद दौड़कर बाहर आई और राजू की मां के पैर छुए। उन्होंने राजू के माता पिता को पलकों पर बिठाया। राजू के पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने सोनम से कहा, बेटा, अगर उस रात तुमने हमारे बच्चे को सहारा न दिया होता तो आज मेरा बेटा इस मुकाम पर न होता। तुम हमारे लिए भगवान के समान हो। सोनम ने कहा, नहीं काका, राजू ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। अगर यह न होता तो आज मैं जिंदा भी नहीं होती। राजू की मां ने कई दिनों से दोनों के बीच के उस पवित्र रिश्ते, उस आपसी तालमेल और एक दूसरे के प्रति अगाध सम्मान को बहुत गहराई से महसूस किया था। उन्होंने सोनम का हाथ अपने हाथों में लिया और राजू की तरफ देखा। मां ने भावुक होकर कहा, सोनम बेटी, समाज चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैंने देखा है कि तुम दोनों के बिना एक दूसरे की जिंदगी अधूरी है। तुम दोनों ने एक दूसरे के खालीपन को भरा है। राजू अब एक बड़ा अधिकारी बन गया है, लेकिन तुम्हारे बिना उसकी यह कामयाबी अधूरी है। मेरी इच्छा है कि क्यों न तुम दोनों इस पवित्र रिश्ते को समाज के सामने विवाह का एक नया नाम दे दो। यह सुनकर राजू और सोनम दोनों चौंक गए। सोनम ने झिझकते हुए कहा, लेकिन माँ जी, मैं एक विधवा हूँ और उम्र में भी राजू से बड़ी हूँ। राजू की माँ ने सोनम के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, पुरानी और दकियानूसी सोच को पीछे छोड़ दो बेटा। एक सच्चे जीवन साथी का मिलना
किस्मत की बात होती है। तुम दोनों की आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। राजू ने आगे बढ़कर सोनम का हाथ थामा और कहा, सोनम मैम, नहीं सोनम, क्या तुम जिंदगी के इस नए सफ़र में मेरी हमसफ़र बनोगी? सोनम की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ दिनों बाद शहर के एक बेहद सादे और सुंदर मंदिर में बिना किसी तड़क भड़क के राजू और सोनम का विवाह संपन्न हुआ। राजू के माता पिता ने दोनों को आशीर्वाद दिया। इस शादी ने समाज की उन तमाम रूढ़िवादी दीवारों को ढहा दिया था जो एक विधवा के दोबारा खुश होने के अधिकार पर सवाल उठाती थी। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद राजू को उसी जिले में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में पहली पोस्टिंग मिली। राजू ने एक बेहद ईमानदार और सख्त अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। उसने सबसे पहले अपने भ्रष्ट चाचा विक्रम सिंघानिया के अवैध कब्जों और घोटालों पर कानूनी बुलडोजर चला पाया और उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन इतनी बड़ी सफलता और ताकत मिलने के बाद भी राजू के पैर जमीन पर ही रहे। वह अपनी गुर्बत के दिनों को नहीं भूला था। एक शाम जब फिर से वैसी ही मूसलाधार बारिश हो रही थी, राजू और सोनम अपनी कार से घर लौट रहे थे। राजू ने गाड़ी को उसी जगह रोका जहां वह सालों पहले भीगते हुए मिला था। उसने सोनम का हाथ पकड़कर कहा, सोनम, आज भी इस देश में लाखों ऐसे राजू होंगे जो पैसों की कमी की वजह से अपनी किताबें छुपाए सड़कों पर भाग रहे होंगे। हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। सोनम मुस्कुराई और बोली, मैंने पहले ही इसकी तैयारी कर ली है राजू। राजू और सोनम ने मिलकर सिंघानिया राजू एजुकेशनल फाउंडेशन की शुरुआत की। उन्होंने शहर और ग्रामीण इलाकों में मुफ्त आधुनिक अध्ययन केंद्र, स्टडी सेंटर और डिजिटल लाइब्रेरी खुलवाई, जहां गरीब, अनाथ और ज़रूरतमंद छात्रों को मुफ्त में यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें, रहने की जगह और बेहतरीन कोचिंग की सुविधा मिलने लगी। राजू खुद वीकेंड पर जाकर उन बच्चों को गाइड करता और उनका हौसला बढ़ाता। एक बारिश की रात को शुरू हुई वह छोटी सी मदद आज हजारों गरीब बच्चों के भविष्य को रोशन कर रही थी। राजू और सोनम ने साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हों और किसी का साथ सच्चा हो तो किस्मत की सबसे बदसूरत लकीर को भी कामयाबी के सबसे खूबसूरत इतिहास में बदला जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी राजू और सोनम की, जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर आपके भीतर अपनी मंजिल को पाने की सच्ची तड़प है तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। परिस्थितियां कभी भी आपके सपनों से बड़ी नहीं हो सकती। आपको राजू के संघर्ष और सोनम के इस खूबसूरत साथ की यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जिंदगी के ऐसे ही उतार चढ़ाव से प्रेरणा लेने के लिए और हर मोड़ पर एक नई सीख पाने के लिए हमारे YouTube चैनल सफ़र से सीख को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि यह प्रेरणा औरों तक भी पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफ़र और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, क्योंकि सफ़र जारी है। धन्यवाद।